नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर मैं रीट से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैंने जैसे वादा किया था कि मनोविज्ञान की मैं यहाँ पर संपूर्ण वीडियो अपलोड करूँगा। मनोविज्ञान के संपूर्ण नोट्स यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा और मेरे नोट्स लगभग पूरे हो गए हैं। एक वीडियो उसमें और बनेगा जिसके नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ और बहुत जल्दी उसके नोट्स अंतिम वीडियो होगा वो मनोविज्ञान संबंधित। बाकी मैंने पूरे वीडियो मनोविज्ञान के इस पर अपलोड कर दिए हैं। पूरे नोट्स आप देखने के बाद में अपने आप को अच्छे से देख सकते हो कि आपने अब तक कितना पढ़ा है और कितना पढ़ना आपको बाकी है, क्योंकि मेरा नोट्स बहुत विस्तृत रूप से लिखे गए हैं। बहुत सारी 3, 4, 5 किताबों से देखकर उसके बाद में मैंने नोट्स लिखे हैं, समझाने उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपलोड किया। ठीक मित्रों, आज से मैं यहाँ पर नया मैटर रीट को लेकर राजस्थान की कला संस्कृति लेकर डाल रहा हूँ। कला संस्कृति संबंधित वीडियो होंगे और इसके अंदर हम आज देखेंगे पहले दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग, और दुर्ग को देखने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग के बाद में देखेंगे हम यहाँ पर राजस्थान में महल और साहित्य। ये 3 मैटर आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हो सकता है वीडियो ये लंबा भी बन जाए, लेकिन ये सब पूरा होने के बाद में आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो में मिल गया है राजस्थान को लेकर। पक्का मानिए मित्रों, राजस्थान का टॉपिक, राजस्थान जीके यदि रीट में जोड़ा गया है तो राजस्थान से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। और कम से कम ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा बताते हैं विशेषज्ञ कि 5 से 7 क्वेश्चन राजस्थान जीके संबंधित आएंगे। पिछला पेपर यदि हम देखते हैं तो पिछले पेपर में राजस्थान जीके के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। पिछले पेपर में ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आए। उस पेपर को मैंने देखा है, लेकिन अब की बार पूरी संभावना है कि जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाने की संभावना है। और राजस्थान का जो टॉपिक है, राजस्थान जो हमारी इसमें जीके जुड़ा है, जो राजस्थान के जो टॉपिक जुड़े हैं उन टॉपिक में से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे और कम से कम राजस्थान के 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति पहले मैं पूरा वीडियो नोट्स जो है वो अपलोड करूँगा। उसके बाद में मैं राजस्थान के इतिहास के जो वीडियो होंगे, जो नोट्स होंगे वो अपलोड करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कला संस्कृति यहाँ पर पूरी करूँगा। ठीक है मित्रों, इसमें मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर इसका नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है मित्रों, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को कर सके। ठीक है, यहाँ पर मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि मैं राजस्थान की कला संस्कृति यहाँ पर पूरी अपलोड कर दूँ पहले प्रयास में। दूसरे प्रयास में राजस्थान का इतिहास में यहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्गों से। राजस्थान के दुर्गों से हम ये शुरू कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है इसमें दुर्गों का पूरा मैटर मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद में दुर्गों संबंधित कोई भी मैटर आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का मैटर। दुर्ग या गढ़ किसे कहा जाता है? राज्य में निर्मित ऐसे भवन जिनमें राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन हो उन्हें दुर्ग या गढ़ कहा जाता है। किला किसे कहते हैं? राज्य में निर्मित ऐसे भवन जिनमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन हो उन्हें क्या, पर्याप्त संसाधन नहीं हो उन्हें किला कहा जाता है, और जिनमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन हो उन्हें दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग का प्रथम अवशेष हमें कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। दुर्ग का प्रथम अवशेष हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। ये 9 प्रकार कौन कौन से देखते हैं हम? गिरिदुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हो उसे हम कहते हैं गिरिदुर्ग, और इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आमेर का दुर्ग। एरन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो उसका कहते हैं एरन दुर्ग, और जैसलमेर दुर्ग को हम एरन दुर्ग का उदाहरण मान सकते हैं। वन दुर्ग, चारों ओर से घिरा दुर्ग, चारों ओर से वन से घिरा दुर्ग क्या कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। और रणथंभौर इसी श्रेणी का दुर्ग है। जल या औद्योगिक दुर्ग किसे कहते हैं? चारों ओर से पानी से घिरा हुआ दुर्ग
जल दुर्ग कहलाता है। जैसे कि मांडलगढ़ और गागरोन का दुर्ग क्या है, जल दुर्ग है। धानवन दुर्ग समतल भूमि पर बना दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे अकबर का किला अजमेर में है। पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो उसे हम क्या कहते हैं, पारिक दुर्ग कहते हैं। जैसे कि लोहागढ़ का दुर्ग। पारित दुर्ग जो चारों ओर से दीवार से घिरा हो उसे हम पारित दुर्ग कहते हैं। जैसा कि कुंभलगढ़ दुर्ग पारित दुर्ग का ही एक उदाहरण है। सहाय दुर्ग जिस दुर्ग में आम व्यक्ति व सैनिक रहते हो उसे हम सहाय दुर्ग कहते हैं। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग। सैन्य दुर्ग जिस दुर्ग में केवल सैनिक निवास करते हैं उस दुर्ग को सैन्य दुर्ग कहा जाता है। तो ये 9 प्रकार शुक्र नीति में दुर्गों के बताए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार देखते हैं तो राजस्थान में कुल दुर्गों की संख्या है 256। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल दुर्गों की संख्या है 256। भारत में देखें तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, उसके बाद में मध्य प्रदेश में, उसके बाद में राजस्थान में। तो दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कौन से जिले में, जयपुर में, और न्यूनतम दुर्ग है गंगानगर में। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग किसे माना जाता है, मोहनगढ़ जैसलमेर को, और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं, भटनेर दुर्ग पर। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए हैं, और भटनेर दुर्ग है कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर हुए हैं। विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर, और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर। और तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसे ही गढ़ बीटली दुर्ग या रूठी रानी का महल भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला किसे का माना जाता है, जैसलमेर को। कितनी बुर्जें हैं, 99 बुर्जें हैं जैसलमेर के किले में। दुर्ग की दीवार पर सैनिक बनाने का जो स्थान होता है उसे बुर्ज कहा जाता है। बुर्ज किसे कहते हैं, दुर्ग की दीवार पर सैनिक चौकी बनाने का जो स्थान होता है उसे ही बुर्ज कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम, जिसे उत्तर में भटनेर दुर्ग है, कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्व में लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में, इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और पश्चिम में सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग है, जिसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। बीच में ये राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। किसे, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। और इससे ही तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजपुताना की कुंजी कहा जाता है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इसको। पूर्वी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग को। दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को। उत्तरी प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को। और राजस्थान का हृदय किस दुर्ग को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। या फिर राजपुताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखें आगे, जून 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है, जो निम्न है। जैसे कि यहाँ पर ट्रिक है, गाजर, चीकू, आम। जैसे गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग। ये 6 दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किए गए हैं राजस्थान के जून 2013 में। रणथंभौर जो दुर्ग है, इसकी स्थापना किसने की थी, जयपुर शासक माधो सिंह ने। यहाँ पर हम देखते हैं सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के बारे में। इसका निर्माण करवाया था 1155 में जैसल सिंह भाटी ने। जैसलमेर जो दुर्ग है इसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था और पूरा करवाया था सालीवान द्वितीय ने 1164
1864 में। तो जैसलमेर दुर्ग के निर्माण को लेकर दो लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, एक तो जैसल सिंह भाटी और दूसरा शालिवाहन द्वितीय। जैसल सिंह भाटी ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, नींव रखी थी, जबकि शालिवाहन द्वितीय ने, जो कि इनके पुत्र ही थे, इन्होंने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। श्रेणी की बात करें तो जैसलमेर दुर्ग एरन श्रेणी का है, गिरी श्रेणी का है, और इसका जो प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है, आगे यहाँ पर ये प्रवेश द्वार है। और ये जैसलमेर दुर्ग बना हुआ किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग बनाया गया है। इसके उपनाम देके जैसलमेर दुर्ग को किस नाम जाना जाता है? गोहारगढ़ का दुर्ग, गलियों का दुर्ग, स्वर्णगिरी का दुर्ग, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब और पश्चिमी सीमा का प्रेरी, ये सारे के सारे उपनाम किसके हैं? जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग के हैं। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। 2.5 साके हुए थे, कब कब हुए हैं? प्रथम साका 1312 में हुआ था। उस समय जैसलमेर का शासक था मूलराज और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा साका 1370-71 में हुआ। उस समय जैसलमेर के शासक थे दूधा और आक्रमणकारी थे फिरोज शाह तुगलक। और जो आधा साका हुआ था 1555 में हुआ था, शासक था उस समय पर लूणकरण और आक्रमणकारी था कंधार अमीर अली। ये इस प्रकार से जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर राजस्थान का वैष्णव का मंदिर अबुर्दापाल माउंट आबू सिरोही को कहते हैं, जबकि वास्तविक वैष्णव मंदिर कहाँ पर है? कटराथल जम्मू कश्मीर में है। तो राजस्थान का वैष्णव मंदिर किसे कहा जाता है? अबुर्दापाल माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का वैष्णो देवी का मंदिर कहा जाता है, जबकि वास्तविक वैष्णो मंदिर कहाँ पर है? कटराथल जम्मू कश्मीर में। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। जैसलमेर दुर्ग पर 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये ध्यान में रखना है, जैसलमेर दुर्ग पर डाक टिकट जारी किया गया कब? 2009 में। कितने रुपए का? 5 रुपये का। जैसलमेर दुर्ग के चारों तरफ घाघरेनुमा परकोटा होने के कारण इसे कमरकोट या घाघरा कोट भी कहते हैं। कमरकोट या घाघरा कोट किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके चारों तरफ घाघरेनुमा परकोटा बना हुआ है। इसी कारण से जैसलमेर दुर्ग को कमरकोट या घाघरा कोट भी कहते हैं। आगे हम देखें, जैसलमेर दुर्ग की छतरी लकड़ी से निर्मित है, जिसको सुरक्षा हेतु गोमूत्र का लेप किया जाता है। यह राजस्थान का पहला दुर्ग है। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग, जिस पर सत्यजीत रे नामक फिल्म बनाई गई थी। जैसलमेर दुर्ग में जिनबद्र सूरी नामक एक भूमिगत संग्रहालय स्थित है। जिनबद्र सूरी नामक भूमिगत संग्रहालय किस दुर्ग में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर जैसलमेर दुर्ग, जिस पर ताम्र पत्रों पर चित्रित ग्रंथों का संग्रहण किया गया है। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी ओग्ध निरुक्त सूक्त, इसे भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहते हैं। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी ओग्ध निरुक्ति सूक्त को भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेरी आवाज़ आपको शायद इसमें धीमी आ रही होगी, और मैं धीमे ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं घर पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और घर पर आसपास में मेरे परिवार वाले भी सो रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं हो, इस कारण से मैं धीमे ही बोल रहा हूँ। यदि आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही हो तो आप क्या बोलते हैं, हेडफोन होता है उसको लगाकर सुने आवाज़ बढ़ाकर, तो आपको सब कुछ आराम से सुनाई देगा। मैं यहाँ पर सब शुद्ध रूप में पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। बठनेर दुर्ग देखते हैं, हनुमानगढ़। बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़, निर्माण इसका कब हुआ था? 3री शताब्दी में। किसने करवाया? भूपत भाटी ने। और किस श्रेणी का आता है? ये धानवन श्रेणी का। इसका वास्तुकार कौन था? केकैया। बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का वास्तुकार कौन था? केकैया। और इसके उपनाम देखें तो हम उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को। भाटियों की मरोड़ किस दुर्ग को कहा जाता है? बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को। बठनेर दुर्ग में स्थित इमारत, 2 इमारतें हैं। गुरु गोरखनाथ मंदिर भी बठनेर दुर्ग में ही है, और हनुमान जी का मंदिर, ये बठनेर दुर्ग में है दोनों। ठीक है। और इसके प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोरख पोल।
बठनेर दुर्ग के प्रवेश द्वार को गोरखपोल कहा जाता है और इसके अंदर 2 इमारतें, 2 मंदिर बने हुए हैं, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर। और बठनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है वो दिल्ली और मुल्तान के मार्ग पर स्थित है। ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग इसे कहा जाता है बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को। और बात करें हम इसके बारे में तो बठनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ है वो घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है, बठनेर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है और मिट्टी से बना हुआ है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग मिट्टी से बना हुआ है? बठनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बठनेर दुर्ग। और इसका वास्तुकार कौन था? केकैया। ठीक है। यहाँ पर हम नोट करके देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के भाई शेरखा की कब्र भी इसी दुर्ग में स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक के भाई शेरखा की कब्र किस दुर्ग में स्थित है? तो वो हमारा आंसर होगा बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़। पहला विदेशी आक्रमण, पता आपने पीछे देखा हमने कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पर हुए हैं? तो वह है बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़। और पहला विदेशी आक्रमण बठनेर दुर्ग पर किसने किया था? 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने। अंतिम विदेशी आक्रमण 1570 या फिर 97, 2 डेट मिलती है, 1570 या फिर 1597 में। इन दोनों में से किसी एक डेट पे अकबर द्वारा बठनेर दुर्ग पर आक्रमण किया गया था। बठनेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां तैमूरलंग के आक्रमण के समय मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर तैमूरलंग ने आक्रमण किया और मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया तो वो होगा बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़। इस समय यहाँ का शासक कौन था? मूलचंद। तैमूरलंग ने जब बठनेर दुर्ग पर आक्रमण किया उस समय बठनेर दुर्ग था, वहाँ का शासक कौन था? मूलचंद। और इस जौहर का उल्लेख तैमूरलंग की आत्मकथा तुझके तैमूरी में मिलता है। तो तैमूरलंग ने जब बठनेर दुर्ग पर आक्रमण किया उस समय पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था और इसका उल्लेख मिलता है हमें तुझके तैमूरी में। और बठनेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। ठीक है। बीकानेर शासक सूरत सिंह ने 1805 में इसे जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था? हनुमानगढ़ दुर्ग। बठनेर दुर्ग को हाकरा दुर्ग भी कहा जाता है। बठनेर दुर्ग को हाकरा दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं चूरू का किला निर्माण किसने करवाया था? कुशाल सिंह ने। ठीक है। चांदी के गोले दागने वाला किला किसे कहा जाता है? चूरू के किले को। 1814 में बीकानेर शासक सूरत सिंह के सेनापति अमरचंद के द्वारा आक्रमण किए जाने पर बीकानेर शासक शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में। निर्माण कब हुआ था? 1589 से लेकर 1594 में। और किसने करवाया था? राय सिंह ने। किसने? राय सिंह ने। और बीकानेर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो यह है धानुन या पारिक श्रेणी का। प्रवेश द्वार है इसके कर्णपोल और सूरजपोल। बीकानेर दुर्ग के प्रवेश द्वार है कर्णपोल और सूरजपोल। और जूनागढ़ जो दुर्ग है बीकानेर वाला, इसी को हम राती घाटी दुर्ग, जमीन का जेवर भी कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जयमल और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है और ये लगवाया किसने था? अकबर ने। अकबर ने लगवाया था। जब अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था उस समय पर जयमल और फत्ता सिसोदिया ने खूब वीरता से उनके सामने अकबर की सेना से युद्ध किया था। तो इसी से प्रसन्न होकर अकबर ने जयमल और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ पर लगवाई थी? जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर। जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अनूप सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग में स्थित बादल महल राजस्थान में सोने की कलाकृति हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित महलों में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जूनागढ़ दुर्ग में स्थित
गजनेर महल। गजनेर महल जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। गजनेर महल में महाराजा गंगा सिंह की सोने चांदी से निर्मित वेशभूषा, पलंग सोफे वगैरह अभी भी सुरक्षित रखे हुए हैं। जूनागढ़ दुर्ग में स्थित महलों में सोने की चित्रकारी की गई है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर निर्माण 12 मई 1459 को राव जोधा ने करवाया। नींव मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की रखी थी करणी माता ने। और ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये किस श्रेणी का है? गिरि दुर्ग श्रेणी का है। इसका जो प्रवेश द्वार है मेहरानगढ़ दुर्ग का, वो प्रवेश द्वार कौन सा है? जोधा की पोल। मेहरानगढ़ दुर्ग के हम उपनाम देखें, क्या क्या उपनाम है? तो मयूरध्वजगढ़ भी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कागमुखी गढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को। गढ़ चिंतामणि जोधा की ढाणी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को कहते हैं। विहंगढ़ और सूर्यगढ़ दुर्ग भी हम मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को ही कहते हैं। ठीक है, जब मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव रखी जा रही थी तो उस समय पर राजाराम कड़ेला और मोहर सिंह को जिंदा चुना गया था। यहाँ पर हमको ज़्यादातर राजाराम के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन एक अन्य नाम हमको दूसरी अन्य किताब में मोहर सिंह का भी पढ़ने को मिलता है। तो दोनों का नाम ध्यान में रखें कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जब निर्माण कार्य हो रहा था उस समय पर निम्न में से किस व्यक्ति को जिंदा चुना गया था। और यदि राजाराम का नाम नहीं आकर मोहर सिंह का जाता है तो हम इसके नाम को भी, इसको भी सही ऑप्शन हमारा चुन सकते हैं। और बात करें हम मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचेटिया या फिर चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग फरिश्तों द्वारा निर्मित है। ये किसने कहा है? रुडियार किपलिंग ने कहा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग परियों तथा फरिश्तों द्वारा निर्मित है। मेहरानगढ़ दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा है। किसने कहा? जैकलिन कैनेडी ने। बिल गेट्स ने जोधपुर को नीला शहर की संज्ञा दी है। मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे व खिड़कियां दुनिया के सबसे कीमती दरवाजे हैं। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे खिड़कियां दुनिया के सबसे कीमती दरवाजे हैं। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। खेता ब्राह्मण ने, नोट करके ध्यान रखना है, खेता ब्राह्मण ने मेहरानगढ़ दुर्ग के शुद्धिकरण हेतु अपना कलेजा आहूत किया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के शुद्धिकरण हेतु किस व्यक्ति ने अपने कलेजा आहूत किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा खेता ब्राह्मण। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित मुख्य मंदिर कौन कौन से? चामुंडा माता मंदिर। निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। राठौड़ कुल देवी मानी जाती है कौन? चामुंडा माता। 30 सितंबर 2008 में इस मंदिर में भगदड़ मच गई थी जिसमें 216 लोग मारे गए और इस घटना को मेहरानगढ़ दुखांती का घटना भी कहते हैं। इस घटना की जांच हेतु जसराज चोपड़ा कमेटी गठित की गई थी, जसराज चोपड़ा कमेटी। और 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। यानी कि घटना कब हुई? 2008 में, और 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 11 साल यहाँ पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपने में लगा दी। यह है हमारा प्रशासन। 11 साल तो रिपोर्ट यह पता करने में लगा दिया कि वहाँ पर घटना क्यों हुई, क्या कमी रही। नागणसी माता का मंदिर राव जोधा ने बनवाया था। ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। नागणसी माता का मूल मंदिर नगाना बाड़मेर में है। ध्यान में रखना है, नागणसी माता का मंदिर जो मेहरानगढ़ दुर्ग में उसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने, लेकिन नागणसी माता का वास्तविक मंदिर है कहाँ पर? नगाना बाड़मेर में, जिसका निर्माण राव दुहड़ ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख महल कौन कौन से? देखते हैं। फूल महल भक्त सिंह द्वारा सोने का कार्य किया गया है। चौका महल, अभय महल, बीचल महल और मोती महल, ये सब मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख तोपें कौन कौन सी? शंभू बाण, किलकिला, कड़क बिजली, गजनी, गजक, गुब्बारा, धूड़धानी, हुंकार, बादली और जजमान। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी है? रानीसर, पदमसर, चांदबावड़ी, जोधेलाव। रानीसर, पदमसर, चांदबावड़ी, जोधेलाव, ये 4 प्रमुख बावड़ियाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास इसको शेयर कर दे ताकि ये जानकारी
उन लोगों तक भी पहुंच सके जो तैयारी कर रहे हैं रीट की, और उनको अच्छे से ये सब जानकारी मिल सके। मैं इनके नोट्स भी बहुत जल्दी मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, वहाँ से ये PDF आप प्राप्त कर सकोगे और प्रिंट भी आप निकाल कर पढ़ सकते हो। लेकिन ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर हो, अधिक से अधिक देखा जाए, उसके बाद में ही मैं ये PDF वहाँ पर डालूंगा। क्योंकि मित्रों, मैं अपनी इतनी मेहनत से यदि यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे आपसे इतना सहयोग की अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे और लाइक करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त हो सके, ताकि मैं और वीडियो यहाँ पर अपलोड कर सकूं। ठीक है, देखते हैं अगला वीडियो अगला मैटर। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख छतरिया धन्ना बीवा की छतरी। धन्ना बीवा की छतरी कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में धन्ना बीवा की छतरिया स्थित है। मान प्रकाश संग्रहालय, शेरशाह सूरी की मस्जिद भी मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। 1857 में मेहरानगढ़ दुर्ग पर बिजली गिरने के बाद महाराजा तख्त सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, जबकि इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता मालदेव को माना जाता है। तो निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने निर्माण करवाया। ठीक है, 1857 में बिजली गिर गई तो इसका पुनर्निर्माण या फिर जीर्णोद्धार किसने करवाया? तख्त सिंह ने। और आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? मालदेव को। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण को लेकर 3 व्यक्तियों का नाम जुड़ा हुआ है और तीनों की कंडीशन अलग अलग है। तीनों को आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। देखें हम श्रृंगार चौकी महल, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। श्रृंगार चौकी महल, यहाँ जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। किस स्थान पर जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था? श्रृंगार चौकी महल पर, जो कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और इसका जो प्रवेश द्वार कहा जाता है पाडन पोल को, भैरव पोल को या राम पोल को, ये इसका प्रवेश द्वार माने जाते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। किस श्रेणी में आता है? तो धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। धानवन श्रेणी में नहीं आता है, बाकी सभी श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है। ठीक है, इसके हम उपनाम देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, तो क्या क्या है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। त्याग बलिदान का प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तुलजा भवानी का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने। शिवाजी की आराध्या देवी मानी जाती है तुलजा भवानी। शिवाजी जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। श्रृंगार चौरी, यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण 1448 से 57 में वेलका ने करवाया था। और श्रृंगार चौरी, यहाँ पर महाराणा कुंभा की पुत्री रमा देवी का विवाह मंडलिक के साथ किया गया था। श्रृंगार चौरी, यहाँ पर कुंभा की जो पुत्री थी रमा देवी, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? मंडलिक के साथ में। और निर्माण किसने करवाया था? वेलका ने कब करवाया? 1448 से 57 के बीच में। सातबीस देवरी मंदिर, ये जैन धर्म का, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और मोकल त्रिभुवन मंदिर, समदेश्वर मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कुंभ स्वामी मंदिर कुंभा द्वारा निर्मित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और मीरा मंदिर राणा सांगा द्वारा निर्मित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कालिका माता मंदिर देखे हम, मान मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है कालिका माता का मंदिर, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माण किसने करवाया था? मान मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख महल देखते हैं, गोराबादल महल, पद्मिनी महल, झाला महल और सपूत महल। ये सारे के सारे महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख जलाशय, ये महल यहाँ पे गलत है। जलाशय कौन कौन से? भीमलत तालाब, रत्नेश्वर तालाब, खातन की बावड़ी, घी तेल की बावड़ी, सूर्य कुंड और गासुंडी बावड़ी। ये सब कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? बाबू ने किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। आधुनिक निर्माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग का माना जाता है राणा कुंभा को, और राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1438 से लेकर 1949 के बीच में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस वन विभाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है किसे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और बात करें तो हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग कुल 9 मंजिला है, ठीक है। जीर्णोद्धार इसका किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने। राजस्थान का प्रथम दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिस पर 15 अगस्त 1849 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कब किया गया? 15 अगस्त 1849 को। यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि किस लोक देवता की फड़ पर राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग नौल का भंडार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग नौल का भंडार कहलाता है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती भी की जाती है, और यह एक आवासीय दुर्ग है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद। राणा प्रताप मेवाड़ के एकमात्र शासक थे जिन्होंने कभी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश नहीं किया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया किसने कहा है? अबुल फजल ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए थे। 2.5 साके किस में हुए? जैसलमेर दुर्ग में। ध्यान में रखना है, 2.5 साके जैसलमेर दुर्ग में हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए? 3 साके। प्रथम साका 1303 में हुआ, उस समय प्रशासक कौन था? रतन सिंह। और जौहर किसने किया था? पद्मनी ने। दूसरा शासक पद्मनी ने जौहर किया था, और केसरे किया था रतन सिंह ने। आक्रमणकारी उस समय पर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जो साका हुआ था 1534 में हुआ था, उस समय चित्तौड़गढ़ का जो शासक था वो कौन था? रावत भाग सिंह, और इसके नेतृत्व में केसरे हुआ था, और कर्मावती ने जौहर किया था। कर्मावती ने इस समय पर ये जो बहादुर शाह ने आक्रमण किया 1534 में, उस समय पर कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और मदद मांगी थी, लेकिन हुमायूं मदद के लिए नहीं आ सका था, या फिर आया नहीं था, कुछ भी कह सकते हैं। जो दोनों चीज़ें मिलती है, कुछ भी क्या कह सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि हुमायूं अपने युद्ध अभियानों में बिजी था, इस कारण से नहीं आ पाया। कुछ लोग बताते हैं कि बहादुर शाह ने हुमायूं को यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया था, इसलिए हुमायूं यहाँ पर कर्मावती की सहायता करने के लिए नहीं आ सका। तीसरा साका 1568 में हुआ था। केसरे किया था जयमल व फतेह सिसोदिया ने, और यहाँ की जो शासक कौन थे उस समय पर? उदय सिंह थे, उदय सिंह। और आक्रमणकारी कौन था? अकबर। और जौहर किसने किया था? फूल कंवर ने। कुंभलगढ़ दुर्ग को देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? राजसमंद में। निर्माण किसने करवाया था? संप्रति मौर्य ने। और किस श्रेणी का? गिरि या पारित दुर्ग श्रेणी का। आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है। एक और आधुनिक निर्माता हम पीछे देख रहे हैं जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? राव मालदेव को। यहाँ पर हम कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम देखते हैं, तो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी किसे माना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद को। मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी किसे माना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद को। कटारगढ़, ये कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है, और इसे कटारगढ़ को ही मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को। कटारगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इसका जो प्रवेश द्वार है इसे कहा जाता है ओरठ पोल।
कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख इमारतें देखते हैं कौन कौन सी। बादल महल, ये राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभ स्वामी का मंदिर कुंभा द्वारा निर्मित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और नीलकंठ महादेव मंदिर कर्नल जेम्स टोड ने इसे यूनानी मंदिर कहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है, इसी को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, यूनानी मंदिर। कुंभलगढ़ दीवार के चारों तरफ जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई 8 मीटर है। इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार पर चार घोड़े बराबर दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को अबुल फजल ने एस्ट्रोकन कहा है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि जिसे नीचे से देखने पर सिर के ऊपर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। किसके बारे में कहा है, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा है, अबुल फजल ने। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को क्या कहा जाता है, बीटली पहाड़ी पर स्थित है और प्रवेश द्वार इसका पृथ्वी फॉल है। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है बीटली पहाड़ी पर स्थित है और इसका जो प्रवेश द्वार है वो पृथ्वी फॉल कहा जाता है। उपनाम कहे तो हम तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अरावली का अरमान किसे कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। राजपुताना की कुंजी तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है और गढ़ बेटली दुर्ग भी तारागढ़ दुर्ग अजमेर को ही कहा जाता है। ठीक है, ये सब उपनाम तारागढ़ दुर्ग अजमेर को लेकर आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। विशप हेबर ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में कहा है, हाँ तारागढ़ दुर्ग, तो विशप हेबर ने, कोई आ गया था इसी देर से इसलिए, तो विशप हेबर ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का क्या कहा है, जिब्राल्टर। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर इसका नाम तारागढ़ रख दिया था। किसका, अजमेर दुर्ग का। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ घोड़े की मजार स्थित है। तारागढ़ दुर्ग में राजस्थान का प्रथम तरणताल व मिशन मीरान साहब की दरगाह स्थित है। ठीक है, ये तारागढ़ दुर्ग को लेकर आपको ध्यान में रखना है। और क्या क्या है, अजय महल, नाटेरंबा महल, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, आप सुने सही से। अजय महल, नाटेरंबा महल, रूठी रानी महल तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। शीश खम्मा नामक गुफा, शीश खम्मा नामक गुफा, ये भी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग में कुल 17 बुरुजें हैं। तारागढ़ दुर्ग में कुल 17 बुरुजें हैं। और हमने पढ़ा है जैसलमेर में कुल कितनी बुरुजें हैं, जैसलमेर में कुल 99 बुरुजें हम देखकर आए हैं, जिनमें से सरंगार, घूंघट, इमली, पीपली प्रमुख बुरुजें मानी जाती है। मुख्य बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाली यही है मेरी ओर से तो, कि तारागढ़ दुर्ग में कितनी बुरुजें हैं, बुरुजें कितनी है, 17। गर्भगुंजन व महाबाला तो भी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग में स्थित रंगमहल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था, छत्रसाल ने। मेवाड़ के राणा लाखा जीवन भर इस दुर्ग को नहीं जीत पाए थे। मेवाड़ के राणा लाखा जीवन भर किस दुर्ग को नहीं जीत पाए, तो वो दुर्ग था तारागढ़ दुर्ग अजमेर। मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाडा ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अकबर का किला निर्माण किसने करवाया, 1570 में अकबर ने करवाया था। किस श्रेणी का है, धानवन या सैन्य श्रेणी का है। और इसका जो प्रवेश द्वार है, अकबर के दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसे कहा जाता है जहांगीरी पौल। और अकबर का जो किला है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, मुख्य बात है यहाँ पर दादू दयाल के द्वारा। ठीक है,
निर्माण जो अकबर ने करवाया था अकबर के किले का, किसकी याद में करवाया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में या फिर उनके सम्मान में अकबर ने अकबर का किला बनवाया था 1570 में अजमेर में, और इसकी नींव रखी थी दादू दयाल ने। आगे देखते हैं हम उपनाम क्या क्या अकबर के किले के। अकबर का दौलत खाना इसे कहा जाता है, अकबर का शस्त्रागार और मैगजीन दुर्ग। मुख्य बात यहाँ पर यही है कि मैगजीन दुर्ग किसे कहा जाता है? अकबर के किले को, जो कि अजमेर में स्थित है और जिसकी नींव दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। प्रमुख महल इसके अंदर जहांगीर महल, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है। ठीक है। दुर्गों का जीर्णोद्धार, इस दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी अपने अजमेर दुर्ग या फिर मैगजीन दुर्ग या फिर अकबर का शस्त्रागार, जो भी हम कहे उपनाम, उसमें ही बनाई थी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने अजमेर दुर्ग में बनाई थी। यहाँ 1907 में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर गौरीशंकर थे और उपाध्यक्ष हीरानंद थे। टोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में, और निर्माण किसने करवाया? कर्नल जेम्स टोड ने। प्राचीन नाम क्या है? बोरसवाड़ा। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में जल दुर्ग है। काली सिंध आहू नदियों के तट पर स्थित है। निर्माण करवाया था बिसलदेव परमार ने। गागरोन दुर्ग के हम अन्य नाम देखें तो डोडगढ़ और धूलरगढ़। किसे कहा जाता है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ को, जो कि काली सिंध और आहू नदियों के तट पर स्थित है। गागरोन दुर्ग के जो प्राचीन नाम देखें तो हम उसका प्राचीन नाम है गगरीतपुर। गगरीतपुर इसका प्राचीन नाम है, और ये नाम जो किसने दिया था? देवी सिंह खींची ने किया था। यहाँ गागरोन दुर्ग जो है बिना नींव के निर्मित दुर्ग है, जिसके तिहरा परकोटा है। गागरोन दुर्ग का प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा कहा जाता है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। गागरोन दुर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है बुलंद दरवाजा, और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। मधुसूदन मंदिर, दीवाने खास, दीवाने आम, जनाना महल, अचलदास के महल दर्शनीय स्थल है। कहाँ पर? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। दोषियों को सजा देने के लिए गागरोन दुर्ग में गिंदक राय पहाड़ी का प्रयोग किया जाता है या फिर किया जाता था। गिंदक राय पहाड़ी का प्रयोग किया जाता था गागरोन दुर्ग में, किसके लिए? दोषियों को सजा देने के लिए। गागरोन दुर्ग में कुल 2 साके हुए हैं, 2.5 साके हुए जैसलमेर में, और चित्तौड़गढ़ में हुए हैं कितने? 3 साके। और गागरोन दुर्ग जो है उसमें हुए हैं 2 साके। प्रथम साका 1423 में शासक अचलदास खींची के समय आक्रमणकारी था ओसंगसा गुजरात, और दूसरा जो साका हुआ गागरोन दुर्ग में 1444 में हुआ। उस समय पर यहाँ के शासक थे पलण सिंह और आक्रमणकारी थे मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। मालवा के थे मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी ने गागरोन दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रखा? मुस्तफाबाद। गागरोन दुर्ग में संत पिप्पा की जन्मस्थली है, यानी कि संत जो पिप्पा है इनका जन्म गागरोन दुर्ग में ही हुआ था। हम देखते हैं रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में है। किस श्रेणी का है? एरन या वनगिरी का है, और निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के माधो सिंह ने करवाया था। और रणथंभौर दुर्ग इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? नौलखा दरवाजा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है रणथंभौर का? रण की घाटी। और उपनाम देखते हैं रणथंभौर के, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई रणथंभौर कहा जाता है, और दुर्गाधिराज रणथंभौर को कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को। दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रमुख इमारतें हैं जोगी महल, सुपारी महल, दिलकुश महल, जोरा बोहरा महल और पदमला महल। रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रमुख स्थान है शाकंभरी माता का मंदिर, गणेश रणत भंवर गणेश या त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी यही है रणथंभौर दुर्ग में। पद्मला या फिर देवल तालाब भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में एक गुप्त गंगा बहती है। ठीक है। हो सकता है अगर टाइम ज़्यादा होता है तो आज इसमें मैं दुर्ग वाला ही कर पाऊँगा। अगर टाइम पूरा नहीं हो पाया
यदि टाइम बचा तो मैं आगे का मैटर भी इसमें पूरा करूँगा, नहीं तो मैं दुर्ग तो इसमें पूरा करूँगा। उसके बाद में अगर हो सका तो महल वाला भी करने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि रिवीजन हमारा होता रहे, हमको याद होती रहे चीज़ें, और उसके बाद में हम आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा अपलोड ज़रूर करूँगा, दुर्ग को लेकर, महल को लेकर, साहित्य लेकर, पूरे राजस्थान की कला संस्कृति जो हमारी रीट में जोड़ी गई है उसको पूरा मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। आपको सिर्फ इतना सा सहयोग करना है मित्रों कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले। कमेंट्स करके अपने कमेंट्स बताएं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में, जो ख़राब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ चीज़ें लिखी हुई है वो दिखाई नहीं दे रही हो, तो उनके बारे में आप बताएं ताकि उनके बारे में और सुधार किया जा सके। ठीक है, आगे हम देखते हैं। रणथंभौर दुर्ग में 2 उपकरण लगे हुए हैं। राधा, एक उपकरण लगा हुआ है राधा। रणथंभौर दुर्ग में लगा ऐसा उपकरण जो दुर्ग के बाहर दुश्मन सैनिकों पर पत्थर फेंकने के काम में आता है। कौन सा? राधा। मगसी क्या है? मगसी की आप बात करें, दुर्ग के बाहर दुश्मन सैनिकों पर ज्वलनशील पत्थर फेंकने के काम में आने वाला उपकरण है मगसी। रणथंभौर दुर्ग राज्य का एकमात्र दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है वो है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का पहला दुर्ग है जहाँ पर पहली बार 11/7/1301 को रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का पहला दुर्ग है जहाँ पर पहली बार साका 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। और इसके बारे में जो कथन है वो क्या कहा है, अबुल फजल ने क्या कहा है, अन्य दुर्ग नंगे जबकि रणथंभौर का दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। मैं ऐसे दुर्गों को, कैसे दुर्गों को? रणथंभौर जैसे दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए आया था, 2-3 महीनों तक, काफ़ी समय तक डेरा डालेर पड़ा रहा वहाँ पर, लेकिन ये रणथंभौर दुर्ग को उस समय पर नहीं जीत पाया था। आखिर में हार कर वापस जाते लौटते समय उसने ये बात कही थी कि मैं रणथंभौर जैसे दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। कब कहा था? जब वो जीत नहीं पाया। ठीक है, आगे हम देखते हैं बाली दुर्ग कहाँ पर है? पाली में। निर्माण किसने करवाया? ब्रह्मदेव चौहान ने। और वर्तमान में जो बाली दुर्ग पाली है इसमें जेल संचालित है। इस दुर्ग में पांडवों के गुल्ली डंडे भी स्थित है। किस दुर्ग में? बाली दुर्ग पाली में। आमेर दुर्ग जयपुर की बात करें तो ये श्रेणी गिरिदुर्ग श्रेणी का है। अम्बेवती आम्रपाली दुर्ग भी इसे कहा जाता है। और निर्माण करवाया था आमेर दुर्ग का 1207 में कोकिल देव ने। और किस पहाड़ी पर स्थित है? कालिखो पहाड़ी पर स्थित है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार पर गणेश पॉल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा बताया है। आमेर दुर्ग के जो प्रवेश द्वार है गणेश पॉल, उसको फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा बताया है। आमेर दुर्ग में स्थित प्रमुख महल कौन कौन से हैं? दीवाने खास और केसर क्यारी। और इन तीनों का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। आमेर दुर्ग में स्थित कदमी महल आमेर दुर्ग में स्थित कदमी महल का निर्माण राजदेव ने करवाया था, जबकि इसका आधुनिक निर्माता मानसिंह को माना जाता है। कदमी महल यहाँ पर आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। आमेर दुर्ग में जो कदमी महल है यहीं पर आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। आमेर दुर्ग में स्थित सुहाग मंदिर, सुखमहल, जलमहल का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। आमेर दुर्ग में स्थित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? शिला देवी का मंदिर, ये कछुआ राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है। और आमेर दुर्ग में स्थित शिला देवी मंदिर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। इस मंदिर में लगी जो मूर्ति है उसको मानसिंह बंगाल अभियान के दौरान राजा केदार को पराजित करके जसोर नामक स्थान से लेकर आया था। जगत शिरोमणि मंदिर यह भी आमेर दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण मानसिंह की रानी कनकावती ने
करवाया था। इस मंदिर में लगी मूर्ति को राजा मानसिंह हल्दीघाटी युद्ध के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मीरा मंदिर से लेकर आए थे। जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है उसे। आमेर दुर्ग में स्थित प्रमुख जलाशय मावटा, हाथी तालाब, पन्ना मीणा, बावड़ी। आमेर दुर्ग से संबंधित प्रमुख तथ्य देखते हैं। इस दुर्ग को देखने सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। किसे? आमेर दुर्ग को। और यह दुर्ग हाथी की सवारी हेतु प्रसिद्ध है। आमेर का दुर्ग हाथी की सवारी हेतु प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में आकर्षण का प्रमुख केंद्र पर्यटन विभाग द्वारा बुखारा गार्डन है। बुखारा गार्डन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें बाजार मीणा बाजार स्थित है। और एकमात्र दुर्ग जहाँ पर खेती होती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एकमात्र दुर्ग जहाँ पर बाजार लगता है आमेर दुर्ग। एकमात्र दुर्ग जहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं आमेर दुर्ग। 1707 में बहादुर शाह ने इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? मोमिनाबाद, जिसे कुछ समय बाद नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। यह दुर्ग जय सुरंग द्वारा जयगढ़ दुर्ग से जुड़ा हुआ है। आमेर दुर्ग जय सुरंग के द्वारा जयगढ़ दुर्ग से जुड़ा हुआ है। और आमेर दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाता है मानसिंह को। देखते हैं आगे जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और जो प्रवेश द्वार है वो है डूंगरपोल जयपोल। और जयगढ़ दुर्ग चिल्हे की पहाड़ी पर स्थित है। चिल्हे की पहाड़ी पर स्थित है। और किस श्रेणी का है? गिरिदुर्ग श्रेणी का है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण जयसिंह ने किसके लिए करवाया था? खजाना रखने हेतु करवाया था। आपको पता हो एक समय पर 1983 के आसपास इंदिरा गांधी ने यहाँ पर खुदाई भी करवाई थी खजाने को निकालने के लिए, लेकिन उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा यहाँ पर। जयगढ़ दुर्ग में राज्य का सबसे बड़ा टांका स्थित है। इसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण या रणबांका स्थित है। इस तोप की मारक क्षमता है 35 किलोमीटर या फिर 22 मील और वजन है 50 टन, लंबाई है 20 फीट। जो गोले का जो वजन है वो होता है इसमें 50 किलो। इस जयबाण तोप को इतिहास में केवल एक ही बार चलाया गया है और एक ही बार चलाया गया था, जिससे जहाँ गोला पड़ा वहाँ गोलेलाव तालाब बन गया था। और ये गोलेलाव तालाब है कहाँ पर? चाकसू में। एशिया का तोप बनाने का पहला कारखाना जयगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। जयगढ़ दुर्ग चिल्हे की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। हम देखते हैं नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर को। निर्माण 1734 में जयसिंह के द्वारा किस पहाड़ी पर स्थित है? मीठड़ी की पहाड़ी पर। किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरी दुर्ग श्रेणी का। और नाहरपोल, डूंगरपोल, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के क्या माने जाते हैं? प्रवेश द्वार माने जाते हैं। और उपनाम देखें हम इसे तो जयपुर का मुखौटा नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। सुदर्शनगढ़ किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग। और मीठड़ी दुर्ग नाहरगढ़ दुर्ग। जनाना दुर्ग भी नाहरगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। मराठा आक्रमण से बचने हेतु नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मराठा आक्रमण से बचने हेतु नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। नारसिंह भौमिक छत्री नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग में माधवेंद्र भवन का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों हेतु नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, जैसे सुख महल, कुश महल, बसंत महल, ललित महल, आनंद महल, प्रकाश महल, जवाहर महल, चांद महल और लक्ष्मी महल। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लिए मंदिर नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। देखते हैं हम लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। निर्माण रुस्तम जी जाट ने करवाया था। आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? सूरजमल जाट को इसका आधुनिक निर्माता माना जाता है। किस श्रेणी का दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग? तो पारिख दुर्ग श्रेणी है। और उपनाम देके हम तो राजस्थान का अजय दुर्ग किसे कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को। पूरी समय का प्रवेरी किसे कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को। ठीक है। प्रवेश द्वार की बात करें तो हम लोरिया पोल ये लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है। ठीक है। और
लोहागढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख महल कौन कौन से? दादी माँ का महल, किशोरी माँ का महल, वजीर कोठी। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहते हैं, जिसमें रूपा रेल नदी का पानी आता है। झील का पानी इसी झील का पानी सुजान गंगा के माध्यम से लोहागढ़ दुर्ग में पहुंचाया जाता है। लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर स्थित खाई में सुजान गंगा व मोती झील का पानी आता है। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग है, ठीक है, जो मिट्टी से बना हुआ है। 1765 में जवाहर सिंह द्वारा लाल किला दिल्ली से अष्टधातु का दरवाजा उखाड़ कर लाया गया था, जिसे लोहागढ़ दुर्ग पर लगाया गया है। लोहागढ़ दुर्ग को पूरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। पूरी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दुर्गों को लेकर। और आगे हम देखते हैं 1805 में जसवंत सिंह होलकर 1805 में जसवंत सिंह होलकर को इस दुर्ग में शरण दी गई थी, जिसके कारण लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ दुर्ग पर लोहे के गोले दागे थे, फिर भी लोहागढ़ दुर्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी कारण से लोहागढ़ दुर्ग का नाम लोहागढ़ पड़ा। इस विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। 1826 में इस दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ठीक है। और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के बारे में ये कहानी भी प्रचलित है। 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। किसकी दुर्ग के बारे में कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। बात करते हैं हम बयाना दुर्ग भरतपुर की। तो निर्माण करवाया था 1040 में विजयपाल ने, और उपनाम इसके रोहितपुर, बादशाह दुर्ग, बाणासुर, विजय मंदिर, गढ़। और ये बयाना दुर्ग जो भरतपुर वाला है, दमदमा पहाड़ी या फिर माने पहाड़ी पर स्थित है। 1618 में डच यात्री बयाना आए थे, जिन्होंने नील की खेती की जानकारी दी थी, ठीक है। ये अलग से पॉइंट है इसका। भरतपुर के बयाना में नील की खेती होती है, तो नील की खेती की जानकारी किसने दी थी यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। राजस्थान की प्रथम विजय स्तंभ का निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था, ठीक है। बयाना दुर्ग में उषा मंदिर निर्माण चित्रलेखा ने करवाया था, जिसकी जगह मुबारक खिलजी उषा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। डीका किला भरतपुर में निर्माण बदन सिंह ने करवाया, और इसमें सूरज महल स्थित है, और इसके किनारे जल महल भी स्थित है। डीग भरतपुर को राजस्थान में जल महलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया डीग का इतना ये मैटर। आगे हम देखते हैं बाल किला अलवर। इसे 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। किसे? बाल किला अलवर को। निर्माण करवाया था उलगुराम कोकिल देव ने, और इसमें सलीम महल भी स्थित है। बाल किला अलवर में सलीम महल स्थित है। भानगढ़ का किला कहाँ पर? अलवर में। निर्माण करवाया था भगवंत दास ने, और इसमें घास कुंड व मेहंदी महल स्थित है। घास कुंड मेहंदी महल भानगढ़ किला अलवर में स्थित है, और भानगढ़ किला अलवर को भूतों का महल कहा जाता है। बात करें कुचामन महल नागौर की, तो निर्माण करवाया था गौड़ राजपूतों ने, और आधुनिक निर्माता कुचामन किले का माना जाता है झालिम सिंह को। कुचामन दुर्ग को अरणवाला दुर्ग जागीरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। प्रमुख बुर्ज है इसके अंदर सुनहरी पातल्या बुर्ज महल, अंधेरिया पातल्या महल। कुचामन एकमात्र जागीर थी जिसकी स्वयं की मुद्रा संचालित थी। कुचामन उस समय पर एकमात्र जागीर थी जिसकी स्वयं की मुद्रा थी इक्ती संदा। ये कुचामन जागीर की मुद्रा थी। कुचामन दुर्ग कूचबंदियों की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है। कुचामन दुर्ग कूचबंदियों की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है। कुचामन जागीर की राजधानी मारोड थी।
कुचामन जागीर की राजधानी क्या थी? मारवाड़। अभय सिंह के शासक बनने से पूर्व कुचामन मेड़ता के अधीन था। अभय सिंह के शासक बनने से पूर्व कुचामन मेड़ता के अधीन था, लेकिन अभय सिंह के शासक बनने के बाद में जोधपुर के अधीन हो गया। नागौर का किला देखते हैं। निर्माण सोमेश्वर के दरबारी कवि या फिर दरबारी मंत्री कैमास कदमवास ने नागौर के किले का निर्माण करवाया था और नागौर का किला जल प्रबंधन हेतु प्रसिद्ध है। नागौर का किला जल प्रबंधन हेतु प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम क्या है? आई छत्तरगढ़ या फिर नगाड़ा नागौर का किले का उपनाम है। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी नागौर दुर्ग में ही स्थित है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? कैमास ने। किसने? कैमास ने या फिर कदमवास ने। सिवाना दुर्ग बाड़मेर निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने। हल्देश्वर या कुंभा पहाड़ी पर स्थित है और मामादेव कुंड भी सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है और सिवाना के किले को जालोर की कुंजी कहा जाता है। उपनाम देखें हम कुंभाना दुर्ग किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर को। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली सिवाना दुर्ग बाड़मेर को ही कहा जाता है और संकटकालीन राजधानी या फिर इसे ही कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं की। सिवाना दुर्ग में 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय प्रथम शाखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का निर्माण दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट पष्ट ने करवाया था 730 से 760 ईस्वी में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 10वीं शताब्दी में धारावश परमार ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है सिरपोल या सूरजपोल। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में आएगा हमारे पास तो या तो नागभट्ट पष्ट आएगा या फिर धारावर्ष पष्ट आएगा। दोनों नाम कभी नहीं आएंगे, दोनों नाम आता है तो फिर क्वेश्चन डिलीट होगा और सबको नंबर इसके मिलेंगे। इसकी चिंता आपको यहाँ पर नहीं करनी है। जालोर दुर्ग में जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। जालोर दुर्ग के सामने ही नटनी की छतरी भी स्थित है। नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? पिछोला झील किनारे उदयपुर में स्थित है। नटनी की छतरी जालोर दुर्ग के सामने है और नटनी का चबूतरा पिछोला झील किनारे उदयपुर में स्थित। जालोर दुर्ग में स्थित प्रमुख जलाशय जालर, सोहन, पापड़, बावड़ी जालोर दुर्ग में स्थित है। जालोर दुर्ग में मानसिंह महल, रानी महल, नाथावत महल भी स्थित है। जालोर दुर्ग में स्थित प्रमुख मंदिर है आसुदन मंदिर, जोगमाया मंदिर, आशापुरा मंदिर, बीरमदेव चौकी। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ जालोर दुर्ग में स्थित है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ जालोर दुर्ग में स्थित है। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में फिरोजा या फिर तोप मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में फिरोजा तोप मस्जिद का निर्माण करवाया और 1311 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर दुर्ग में साका हुआ था। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? कानड़ देव। ठीक है, और रानी कौन थी? जैतल देवी। जालोर दुर्ग का दरवाजा अब तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। कथन किसका? हसन निजामी का। जालोर दुर्ग को सिवाना की कुंजी कहा जाता है। राय का भाव राते ही गया किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? जालोर दुर्ग के बारे में। पिपलू दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। पिपलू दुर्ग बाड़मेर में निर्माण करवाया था दुर्गादास राठौड़ ने। ठीक है, अजीत सिंह की शरण स्थली किसे कहा जाता है? पिपलू दुर्ग को कहा जाता है अजीत सिंह की शरण स्थली और दुर्गादास राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। नवल का दुर्ग झालावाड़ में निर्माण करवाया था पृथ्वी सिंह ने। नवल का दुर्ग एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है। नवल का दुर्ग झालावाड़ में जो है वो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है। नवल का बावड़ी डूंगरपुर में है और नवल का दरवाजा रणथंभौर में। नवल का बुर्ज चित्तौड़गढ़ में और नवल का महल उदयपुर में और नवल का मंदिर पाली में।
ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नवलखा दुर्ग ये झालावाड़ है, इस वजह से ये नवलखा दुर्ग के बारे में यहाँ पर नवलखा को लेकर बातें लिखी गई है। नवलखा बावड़ी डूंगापुर में, नवलखा दरवाजा रणथंभौर में, नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में, नवलखा महल उदयपुर में और नवलखा मंदिर पाली में और नवलखा दुर्ग झालावाड़ में, जिसका निर्माण किसने करवाया है? पृथ्वी सिंह ने, और इसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है। और ये पिपलू दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में, और निर्माण करवाया था दुर्गादास राठौड़ ने और अजित सिंह की शरण स्थली मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कोटा दुर्ग को। निर्माण किसने करवाया था? जयत्री सिंह ने। और इसमें रावठा मावठा तालाब स्थित है। रावठा मावठा तालाब किस दुर्ग में स्थित है? कोटा दुर्ग में। कोटा दुर्ग में झाला हवेली स्थित है, जो भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। कोटा दुर्ग में स्थित झाला हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र क्या होता है? दीवार के ऊपर चित्र बना दिए जाते हैं, उनको भित्ति चित्र कहा जाता है। 1857 क्रांति के समय कोटा दुर्ग सर्वाधिक समय 6 माह तक क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग, कासोवर्धन दुर्ग कहाँ पर है? 12 में निर्माण करवाया था मालदेव ने। ठीक है, और मालदेव जो ये नाम है जोधपुर दुर्ग से जुड़ा हुआ है, और आधुनिक निर्माता जोधपुर का मालदेव को माना जाता है। शेरगढ़ दुर्ग, कासोवर्धन दुर्ग 12 में जो है, इसमें हुननकार तोप स्थित है। हुननकार तोप शेरगढ़ दुर्ग 12 में स्थित है। और जयबान तोप किस दुर्ग में स्थित है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसमें रावल महल भी स्थित है। 12 जिले में स्थित नाहरगढ़ दुर्ग की आकृति लाल किले जैसी है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण 2 व्यापारियों बेसा शाह और रोड़ा शाह ने करवाया था। इसलिए भैंसरोडगढ़ दुर्ग को व्यापारिक दुर्ग भी कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेलोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ठीक है, और देखते हैं आगे। सिरोही स्थित अचलगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है, जिसका निर्माण मांडिया भील ने करवाया था। मांडलगढ़ दुर्ग बीबीएम मतलब बनास बेड़च मैनाल नदियों के संगम पर स्थित है। हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व मांडलगढ़ दुर्ग में अकबर की सेना को 21 दिन तक सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर 2 बातें हल्दीघाटी युद्ध को लेकर, अकबर की सेना को लेकर ध्यान में रखना है। हल्दीघाटी युद्ध की योजना अकबर ने बनाई थी। अकबर के किला जो मैगजीन दुर्ग अजमेर में, उसमें, और वहां से निकलने के बाद में हल्दीघाटी पहुंचने से पूर्व अकबर की सेना को सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व, इसमें मांडलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, राणा प्रताप आजीवन मांडलगढ़ दुर्ग व चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण या अधिकार नहीं कर पाए थे। बाकी सभी दुर्गों को राणा प्रताप ने अकबर के अधिकार से वापस प्राप्त कर लिया था, लेकिन मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसे थे जिनको राणा प्रताप पूरे जीवन भर वापस हासिल नहीं कर पाए थे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर राजस्थान के दुर्ग जो मैटर हमारा पूरा हो गया है। राजस्थान के जो मुख्य दुर्ग है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, उन सभी दुर्गों की चर्चा हमने कर ली है। इसके अलावा राजस्थान के दुर्गों को लेकर और कोई मैटर यहाँ पे बचता नहीं है। आप भले कितनी किताबें खंगाल देख लेना, जितना मैंने यहाँ पर लिखा है, बोला है, सुनाया है, पढ़ा है और आपको बताया है, उस सबसे बाहर कोई भी चीज़ राजस्थान के दुर्ग को लेकर नहीं जा सकती। ठीक है, आगे हम अगला मैटर देख लेते हैं। इसमें राजस्थान में प्रमुख महल कौन कौन से हैं? राजस्थान में प्रमुख महल, हवा महल निर्माण करवाया था 1799 में जयपुर के शासक स्वाय प्रताप सिंह ने। और महल का निर्माण अपनी रानियों को क्यों करवाया? अपनी रानियों को तीज या गणगौर की सवारी देखने हेतु करवाया था। और जो हवा महल, इसका वास्तुकार कौन है? लालचंद, और आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान। हवा महल में स्थित प्रताप मंदिर भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। ठीक है, चंद्रमहल या फिर सिटी पैलेस महल, यह भी जयपुर में ही है। इसका निर्माण 1729 से 32 ईस्वी में स्वाय जयसिंह ने करवाया था। और विद्याधर चक्रवर्ती चंद्रमहल सिटी पैलेस का वास्तुकार था। ठीक है, वास्तुकार का मतलब नक्शा बनाने वाला व्यक्ति, नक्शे बनाने वाला व्यक्ति। मुबारक महल, वेलकम महल निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वारा
राजपूत मुगल शैली में करवाया गया था। साज सजावट एच मूलर जर्मनी तथा मानसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इसी मुबारक महल में ईश्वर सिंह की छतरी भी स्थित है। ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? मुबारक महल जयपुर में। इसी महल में गोविंद देव जी का मंदिर भी स्थित है। किसमें? मुबारक महल में। इसी को कहा जाता है वेलकम महल। निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने। जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसका? गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। है कहाँ पर? मुबारक महल वेलकम महल जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का कलश मुबारक महल में स्थित है, जिसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। और इसी मुबारक महल में एक फौती खाना भी स्थित है। यह महल जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान माना जाता है। कौन सा? मुबारक महल। मुबारक महल जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान माना जाता है। मानसागर झील, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने शुरू करवाया था और पूरा हुआ था 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ में आए ब्राह्मणों के निवास हेतु इसका निर्माण करवाया था। किसका? मानसागर झील का। मानसागर झील का निर्माण सवाई जयसिंह ने शुरू करवाया था। पूरी थी प्रताप सिंह के समय पर। और सवाई जयसिंह ने मानसागर झील का निर्माण क्यों करवाया था? इसने सवाई जयसिंह ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसमें जो ब्राह्मण आए थे उनके निवास के लिए सवाई जयसिंह ने मानसागर झील का निर्माण करवाया था। और जो सवाई जयसिंह ने जो अश्वमेध यज्ञ किया उस यज्ञ का जो पुरोहित था, पंडित था, कौन था? पुंडरीक। पंडित पुंडरीक। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये मानसागर जो झील है गर्भवती नदी के पानी को रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में इस झील में पक्षी अभयारण्य स्थित है। ठीक है। सामोद महल कहाँ पर है? सामोद जयपुर में है। और सामोद महल में वर्तमान में होटल संचालित है। और यह राजस्थानी एवं हरियाणी गानों की शूटिंग का केंद्र बन गया है। कौन सा? सामोद महल। सामोद महल जम्मू में राजस्थान का चौथा रोपवे 25 मई 2019 को शुरू किया गया है, बनाया गया है। ठीक है। तो राजस्थान का चौथा रोपवे कहाँ पर बनाया गया? सामोद महल जम्मू जयपुर में। कब? 25 मई 2019 को। पहला कहाँ पर है यह आपको बताना है। इस महल में पशु पक्षियों का चित्रण बिहारी दास ने करवाया था। सामोद महल चोमू में पशु पक्षियों का चित्रण बिहारी दास ने करवाया था। सामोद महल में स्थित शीश महल का निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। शीश महल का निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। सामोद महल में वीर हनुमान जी का एक मंदिर भी स्थित है। और मुल्तान महल भी स्थित है। अल्बर्ट हॉल जयपुर निर्माण राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। और अल्बर्ट हॉल जो जयपुर है उसका वास्तुकार कौन था? एस जैकब स्टीवन। इसकी नींव प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर 6 फरवरी 1876 को रखी गई थी। उद्घाटन 1887 में माधो सिंह द्वितीय काल में एजीजे ब्रेड कोड के द्वारा किया गया था। अल्बर्ट हॉल जयपुर का। अल्बर्ट हॉल भारत फारसी शैली में निर्मित है। इसमें जयपुर के राजा महाराजाओं के चित्र चित्रित किए गए हैं। अल्बर्ट हॉल राजस्थान का प्रथम संग्रहालय माना जाता है। जयपुर की हृदय स्थली रामनिवास बाग को कहा जाता है। और इसका निर्माण 1860 में राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। रामबाग पैलेस जयपुर निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया। और वर्तमान में यह होटल रामबाग के रूप में संचालित है। सिसोदिया रानी का महल जयपुर में निर्माण 1728 में सवाई जयसिंह ने करवाया था अपनी सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी के लिए। ठीक है। और ये सिसोदिया रानी का महल NH 11 पर स्थित है। और मेवाड़ महाराणा अमीर सिंह की पुत्री थी कौन? चंद्र कुंवरी मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। और चंद्र कुंवरी ने ही माधो सिंह को जन्म दिया था। ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। सिसोदिया रानी के महल को लेकर निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। कब करवाया? 1728 में। किसकी याद में, किसके सम्मान में? चंद्र कुंवरी सिसोदिया की याद में, सम्मान में। और चंद्र कुंवरी कौन थी? तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। और इसी चंद्र कुंवरी ने माधो सिंह को जन्म दिया था। और सिसोदिया रानी का महल है कहाँ पर? NH 11 पर स्थित है।
मोती डोंगरी महल जयपुर में है, निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने तथा पुनर्निर्माण करवाया मानसिंह द्वितीय ने। मानसिंह द्वितीय की रानी गायत्री देवी ने अपनी निजी आवास हेतु करवाया था। मोती डोंगरी, ये यहाँ पर थोड़ा गलत है, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। महल की छत लकड़ी से निर्मित है। जो मोती डोंगरी महल है, ये इसकी छत है वो लकड़ी से निर्मित है और इसी महल में अजीत सिंह के काल में विवेकानंद ने उपदेश दिए थे। ये यहाँ पर आपको इसमें नहीं लेना, ये खेतड़ी महल झुंझुनू के बारे में आएगा। मोती डोंगरी महल को तख्तशाही महल भी कहते हैं। खेतड़ी महल झुंझुनू, इसका निर्माण भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन आवास हेतु करवाया था। खेतड़ी महल झुंझुनू को राजस्थान का भूल भुलैया महल भी कहा जाता है और वास्तविक भूल भुलैया महल कहाँ पर है? लखनऊ झुंझुनू में। खेतड़ी महल झुंझुनू को शेखावटी का हवा महल तथा राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। विजय मंदिर पैलेस अलवर, निर्माण अलवर शासक जयसिंह द्वारा करवाया गया था। इसमें सीताराम मंदिर स्थित है। यहाँ चैत्र शुक्ला नवमी को रामनवमी को मेला आयोजित होता है। सरिस्का पैलेस अलवर, निर्माता सवाई जयसिंह, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को शिकार करने हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। सरिस्का पैलेस अलवर का। और सरिस्का पैलेस में वर्तमान में टाइगर डैश या फिर सरिस्का पैलेस संचालित है। विनय पैलेस अलवर, निर्माता विनय सिंह, अलवर में सिलीसेड झील का निर्माण विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के नाम पर करवाया था। अलवर में सिलीसेड महलों का निर्माण भी विनय सिंह ने करवाया था। विनय पैलेस को अलवर का नक्काशीदार महल कहा जाता है। अलवर का नक्काशीदार महल विनय पैलेस को कहा जाता है। यहाँ शेड माता का मंदिर भी स्थित है। सुनहरी कोठी टोंक में निर्माण करवाया था वजीरुद्दौला ने और वास्तविक निर्माण 1817 में इब्राहिम अली खान द्वारा करवाया गया था। और सुनहरी कोठी जो है उसका प्रारंभिक नाम है जरनिगार। सुनहरी कोठी कांच व सोने की आकर्षक नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। इसकी छत सोने से निर्मित है तथा यहाँ राजस्थान का भव्य शीश महल भी स्थित है। मुबारक महल टोंक मुस्लिम शैली में निर्मित है। यहाँ बकरा ईद के दिन ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। ऊँट की कुर्बानी सर्वप्रथम 1817 में अमीरुद्दौला के काल में दी गई थी। उमेद भवन जोधपुर, निर्माण 1928 से 1943 के बीच में उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। वास्तुकार कौन था इसका? जेकब स्टीवन और लाचेस्टर। इसमें कुल 347 कमरे बने हुए हैं उमेद भवन जोधपुर में। उमेद भवन का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था तथा चित्र महल चित्र के पत्रों से निर्मित होने के कारण से चित्र पैलेस भी कहा जाता है। उमेद भवन विश्व का सबसे बड़ा रहवासी या रियासी महल भी कहा जाता है। उमेद भवन जोधपुर 3 भागों में विभक्त भी राजस्थान राज परिवार का निवास स्थान और ITC ताज समूह का होटल संचालित है और संग्रहालय भी। ये तीनों चीजें उमेद भवन जोधपुर में वर्तमान में स्थित है। अजीत भवन जोधपुर में ही जोधपुर के PM अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और अजीत भवन जोधपुर जो है भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। अजीत भवन जोधपुर निर्माण करवाया था जोधपुर के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने। मार्च 2003 तक 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इमारतों को होटल हेरिटेज की संज्ञा दी गई है। यानी 2003 तक ऐसी इमारतें जो 75 वर्ष पूर्ण कर चुकी है उनको होटल हेरिटेज की संज्ञा दी गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। राय का बाग पैलेस ये भी जोधपुर में है। निर्माण 1663 में जसवंत सिंह पष्ट की रानी हाडी रानी जसवंत दे ने करवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश राय का बाग पैलेस में दिए थे और 1883 में दिए थे। इसमें जोधपुर का शासक जसवंत सिंह द्वितीय था और ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर इसी जसवंत सिंह द्वितीय की एक प्रेमिका थी, उसने जहर दे दिया था और इसी कारण से फिर अजमेर में जाकर स्वामी दयानंद सरस्वती की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में है। निर्माता 1715 में अजीत सिंह। हल्के पीले खाटू या धातु पत्थरों से इसका निर्माण करवाया। इसे प्रहरी मीनार तथा पत्थरों की जालिया वाला महल भी कहते हैं। किसी एक थंबा महल को एक प्रहरी मीनार पत्थरों की जालिया वाला महल कहा जाता है। एक थंबा महल को काठ का महल झालावाड़ में है। इसे रैन बसेरा भी कहते हैं। इसका निर्माण वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा करवाकर 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी में रखाया गया था। झालावाड़ शासक राजेंद्र पस्ट 1936 में इसे लखनऊ प्रदर्शनी में लेकर गए थे। जल जूना महल डूंगरपुर। निर्माण 1282 में रावल वीर सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ धनाबी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। जल जूना महल डूंगरपुर में वो धनाबी पहाड़ी पर स्थित है। कांच की कलाकारी हेतु प्रसिद्ध है। जूना महल डूंगरपुर और 7 मंजिला है। एक थंबिया महल डूंगरपुर में है जिसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। गेप सागर झील भी डूंगरपुर में स्थित है और कालीबाई का स्मारक ये भी डूंगरपुर जिले में स्थित है। और इसे राजस्थान का एकलव्य भी कहा जाता है। कालीबाई स्मारक को कालीबाई राजस्थान की साक्षरता की देवी के रूप में पूजी जाती है। इसकी कथा हम शुरू से सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं 4वीं 5वीं क्लास से कि ये सेंगाबाई एक गुरुजी थे और इनको ये जो अंग्रेज पुलिस थी वो ट्रक के बांध कर ट्रक के पीछे घसीट के लेके जा रही थी। उस समय पर एक कालीबाई ने इनको बचाया था और अंग्रेजों ने इस कालीबाई पर गोलियां चला दी और ये कालीबाई शहीद हो गई उसी समय पर। और सेंगाबाई को भी अंग्रेजों ने यहाँ पर मार दिया था। इस कारण से यहाँ पर कालीबाई को साक्षरता की देवी माना जाता है राजस्थान में। उदयपुर के महल हम देखें, करण सिंह के द्वारा इनकी नींव रखी गई थी। और उदयपुर जो महल है पिछोला झील, उदयपुर में इसका निर्माण राणा लाखा के काल में पिच्छू बंजारे द्वारा करवाया गया था। पिछोला झील जो है उदयपुर में, इसका निर्माण पिच्छू बंजारे ने करवाया था। जगन्निवास मंदिर उदयपुर में है। निर्माता कौन था? जगत सिंह फर्स्ट। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेज मेजर सावर्स तथा नीमच के अंग्रेज परिवार को इसी महल में शरण दी। जहांगीर के पुत्र खुर्रम को भी इसी महल में शरण दी गई थी। वर्तमान में यहाँ होटल लेक पैलेस संचालित है। सज्जन पैलेस उदयपुर में, इसका निर्माण सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था जबकि पूरा निर्माण फतेह सिंह व भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। और सज्जन पैलेस जो उदयपुर है, इसके उपनाम हम देखते हैं तो वाणी पैलेस, मानसून पैलेस, उदयपुर की मुकुटमणि है ये मुकुटमणि। सज्जन पैलेस फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। इसी झील के किनारे सौर वेधशाला भी स्थित है। और फतेह सागर झील, इसका निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। फतेह सागर झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। इसी कारण से इसे ड्यूक ऑफ कनॉट झील भी कहा जाता है। किसे? फतेह सागर झील को। अबलीमीणी का महल कहाँ पर है? कोटा में। निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह ने। और मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है अबलीमीणी का महल। अबलीमीणी महल को कर्नल जेम्स टोड ने छोटा तालाब तथा राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा है। छोटा ताजमहल तथा राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा है। अबलीमीणी महल को किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा जोधपुर को कहा जाता है, जिसका निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह ने करवाया था। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा जोधपुर कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने। किसकी याद में? जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। डीक के महल, डीक के जलमहल भरतपुर में। निर्माता सूरजमल जाट व बदन सिंह। प्रमुख जलाशय में नंद भवन, केशव भवन, फंवारा महल, सावन बहादुर महल। डीक भरतपुर को राजस्थान में जल महलों की नगरी कहा जाता है। सावन बहादुर महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और सावन बहादुर झरना जोधपुर में। सावन बहादुर नहर कोटा में है तो सावन बहादुर झील सिरोही में है। सावन बहादुर कड़ाइया देशनोक बीकानेर में तो नवल का महल उदयपुर में है। और नवल का झील बूंदी में है। नवल का दरवाजा रणथंभौर में है। नवल का बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है तो नवल का दुर्ग भी झालावाड़ में है। बादल महल कुंभलगढ़ में है।
कुंभलगढ़ में है और बादल महल ये राजसमंद में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल जैसलमेर में है। सोने की कलाकृति हेतु प्रसिद्ध बादल महल बीकानेर में है। सोना की कलाकृति हेतु प्रसिद्ध बादल महल बीकानेर में। वास्तविक बादल महलों का आवास नागौर के बादल महलों में होता है। गुलाब महल कोटा में, अबेड़ा महल कोटा में, हाड़ौती का महल इसे कहते हैं और निर्माता इसका अभय सिंह को माना जाता है। कोटा हवा महल निर्माता विष्णु सिंह। बनेड़ा महल भीलवाड़ा में, निर्माता सरदार सिंह। सुख महल बूंदी में, निर्माता जैत सिंह। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में, निर्माता गंगा सिंह। पंचमहल बेराट जयपुर में, निर्माता यहाँ पर मान सिंह। ठीक है, यहाँ पर पंचमहल इसका निर्माण अकबर की विश्राम स्थली के रूप में करवाया गया था। कहाँ पर? पंचमहल बेराट जयपुर में, निर्माता मान सिंह। राजमहल उदयपुर में, निर्माता उदय सिंह। यह महल उदयपुर के राज परिवार का निवास स्थान माना जाता है। उदयपुर स्थित राजमहल को फर्ग्यूसन ने विंडसर महल कहा है। उदयपुर स्थित राजमहलों को फर्ग्यूसन ने विंडसर महल कहा है। इसमें राणा प्रताप का भाला भी स्थित है। उदयपुर स्थित राजमहलों में राणा प्रताप का भाला स्थित है और उदयपुर के राजमहलों को फर्ग्यूसन ने विंडसर महल की संज्ञा दी है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर ये हमारा समाप्त हुआ राजस्थान के दुर्ग और राजस्थान के महल। इस वीडियो में हमने अब तक देख लिए राजस्थान के दुर्ग और राजस्थान के प्रमुख महल। अब दूसरा हमारा यहाँ पर चैप्टर शुरू होता है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। इसको भी हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां शुरू करते हैं हम। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है। राजस्थानी भाषा की लिपि मुंडिया, महाजनी या बनियाबणी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और राजस्थानी भाषा दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जबकि राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 के अनुसार प्रत्येक राज्य की अपनी एक राज्य भाषा होगी। भारतीय भाषा क्या है? आर्य है। आर्य व वैदिक संस्कृत भाषा है। वैदिक संस्कृत की दो उपशाखा, एक तो पाली और संस्कृत। इसमें से पाली को हम देखते हैं सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। इसमें सौरसेनी प्राकृत के दो भाग है, गुजरी अपरवंश और सौरसेनी अपरवंश। गुजरी अपरवंश के भी दो भाग है, राजस्थानी और गुजराती। राजस्थान की उत्पत्ति कब हुई? 1150 ईस्वी में, लगभग 12वीं सदी में। ठीक है, सौरसेनी की जो उपभाषा है वो हिंदी है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। मोतीलाल मेनारिया व के मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपरवंश से हुई है। मोतीलाल मेनारिया के मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपरवंश से हुई है, जबकि डॉक्टर सुनीति चटर्जी का कहना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपरवंश से हुई है। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में किया था। मरुभाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं शताब्दी में उदोतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ कुवले माला में किया गया था और इस कुवले माला में 18 भाषाओं का वर्णन किया गया। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ आईन अकबरी में और कुशल नाम द्वारा लिखित ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया गया है। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ आईन अकबरी और कुशल नाम द्वारा लिखित ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया गया है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान व द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान राजपूताना ऑफ इंडिया 1829 में किया था। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कैसा? डिंगल। पश्चिमी राजस्थान में चारण भाषा यह साहित्य में प्रयुक्त डिंगल है और डिंगल यह साहित्य सर्वाधिक पद भाग में लिखा गया है। डिंगल साहित्य सर्वाधिक पद में लिखा गया। पिंगल पूरी राजस्थान में भाट जाति से प्रभावित भाषा या फिर साहित्य में
प्रयोग की गई तरीका शैली। पिंगल, यह साहित्य गद्य व पद दोनों में लिखा गया, गद्य में भी और पद में भी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का स्वरूप मरु राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। मारवाड़ी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुबले माला में मारवाड़ी हेतु मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली में बोली जाती है। और मारवाड़ी का सिरमौर जिला किसे माना जाता है? जोधपुर को। जोधपुर को मारवाड़ी का सिरमौर जिला माना जाता है, यानी कि सर्वाधिक मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। मारवाड़ी तथा पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी तथा पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। डिंगल और पिंगल क्या है, इन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। डिंगल चारण जाति से प्रभावित एवं पश्चिमी राजस्थान का साहित्य, और पिंगल भाट जाति से प्रभावित एवं राजस्थानी का साहित्य माना जाता है। डिंगल गीत रूप में लिखित है और पिंगल गद्य पद दोनों में लिखित है। डिंगल की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है और पिंगल की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। बागड़ी बोली मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यानी कि बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और बागड़ी बोली ग्रियर्सन ने बागड़ी बोली को भीली बोली भी कहा है। ठीक है, भीली बोली भी कहा है। बागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है। और ये भीली बोली बागड़ी की सहायक बोली है। बोली कहाँ पर जाती है? बागड़ी बागड़ क्षेत्र में, मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़े जिले में। संत मावजी ने अपने उपदेश किस बोली में दिए हैं? बागड़ी बोली में। और संत मावजी जो लिखित पद है क्या कहलाते हैं? चौपड़ा कहलाते हैं। और संत मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। गोडवाड़ी बोली गोडवाड़ क्षेत्र मुख्यतः जालोर में बोली जाती है। और गोडवाड़ी बोली को दियावाड़ी भी कहते हैं। देवड़ावाटी बोली मुख्यतः सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। सिरोही क्षेत्र में देवड़ा वंश का शासन होने के कारण यहाँ की बोली को देवड़ावाटी भी कहा जाता है। कुबड़ी बोली, यह कुबड़ी बांकापट्टी क्षेत्र में बोली जाती है। नागौर अजमेर के बीच का क्षेत्र कुबड़ कहलाता है। इस क्षेत्र के पानी में फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण इसको कुबड़ पट्टी या बांकापट्टी कहा जाता है। नाड़िया बोली मुख्यतः पाली में बोली जाती है। पाली में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाड़ा कहते हैं। इस क्षेत्र के आसपास के भूभाग पर नाड़िया बोली बोली जाती है। थली बोली मुख्यतः बीकानेर जैसलमेर में बोली जाती है। और थली बोली का शाब्दिक अर्थ होता है रेतीला भूभाग। शेखावटी बोली शेखावटी क्षेत्र मुख्यतः चूरू, झुंझुनू और नागौर में बोली जाती है। लोहंद या पंजाबी बोली हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में बोली जाती है। और ढाडी मुख्यतः जैसलमेर में बोली जाती है। जैसलमेर को प्राचीन समय में मांड या डाट कहा जाता था। डडकी की बात करें हम तो मुख्यतः बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। और डडकी को मालाणवी भी कहते हैं। मेवाड़ी बोली मेवाड़ मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद क्षेत्र में बोली जाती है। अगोया, यह बोली जोधपुर से ब्यावर क्षेत्र के बीच में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली, यहाँ पर पढ़ने को ये आप आराम से वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें समझने की और समझाने की कोई बातें नहीं है। ढूंढाड़ी बोली ढूंढाड़ क्षेत्र मुख्यतः जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, अजमेर, लावा, टोंक, दौसा में बोली जाती है ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी को जयपुरी या जाड़साई बोली भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी एवं हिंदी के मिश्रण को सदुकड़ी कहते हैं। ढूंढाड़ी एवं हिंदी के मिश्रण को सदुकड़ी कहते हैं। ढूंढाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख आठ देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। ढूंढाड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। राजस्थान की संत दादूजी के अधिकांश ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में, अर्थात सदुकड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी की उत्पत्ति शौरसेनी से मानी जाती है। और ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। तोरावटी बोली मुख्यतः सीकर, झुंझुनू में बोली जाती है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। कांतली नदी
झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। नीमकाथाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजावटी बोली जयपुर टोंक के भूभाग में बोली जाती है। चौरासी बोली ये मुख्यतः टोंक, स्वाइमादपुर, भीलवाड़ा में बोली जाती है। काठेड़ी बोली जयपुर से धौलपुर तक के भूभाग में बोली जाती है। जगरोटी बोली मुख्यतः करौली तथा धौलपुर में बोली जाती है। और खेराड़ी बोली शाहपुरा, भीलवाड़ा में बोली जाती है। और खेराड़ी बोली एक कर्कश बोली है। इसके बोलने में थोड़ा सा आदमी को ऐसा लगता है जैसे कोई सामने वाला हमसे लड़ना चाह रहा हो। ब्रजभाषा भरतपुर व अलवर में बोली जाती है। हाड़ौती बोली ये मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती है। और वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठोर बोली मानी जाती है हाड़ौती बोली। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती बोली में लिखी गई है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजकवि थे और इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है बिहारी, सतसई और वंश भास्कर। हाड़ौती का सर्वप्रथम उल्लेख केलोंग के द्वारा लिखित हिंदी व्याकरण में भी मिलता है। मेवाती बोली मुख्यतः भरतपुर, अलवर में बोली जाती है और मेवाती बोली हिंदी से सर्वाधिक समानता रखने वाली बोली है। चरणदास तथा सहजोबाई की रचनाएं मेवाती बोली में लिखी गई है। अहिरवाटी या हीरवाटी बोली मुख्यतः अलवर, जयपुर में बोली जाती है। अहिर का अर्थ होता है यादव और इस बोली का क्षेत्र वह बहरोड अलवर, मुंडावर अलवर, कोटपुतली जयपुर को संयुक्त रूप से राठ क्षेत्र कहे जाने के कारण इस बोली को राठी भी कहते हैं। मालवी बोली मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी तथा डुंडाड़ी का मिश्रण है मालवी बोली। मालवी बोली मारवाड़ी तथा डुंडाड़ी का मिश्रण है। टोंक, बूंदी, झालावाड़ में बोली जाती है। मालवी बोली चमलावड़ी के उपनाम से भी जानी जाती है। और मालवी बोली की 2 बोलियां रांगड़ी और निमाड़ी। मालवी मालवा राजपूतों की प्रमुख बोली है और ये जो निमाड़ी है इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, किसे, निमाड़ी को। ठीक है, यहाँ पर शायद ये पूरा हो गया है बोलिया वाला मैटर। ठीक है, इसको हम आज इसमें देखते हैं हम अगला चैप्टर हमारा राजस्थान का साहित्य। प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य। प्राचीन साहित्य का समय माना जाता है 13 से 16वीं सदी और मध्यकालीन का समय माना जाता है 16 से 18वीं सदी और आधुनिक साहित्य का समय माना जाता है 18 से वर्तमान तक। ठीक है, 13 से 16वीं सदी का काल है वो वीरगाथाओं का काल है। 16 से 18वीं सदी का काल है साहित्यकारों का काल। 18 से वर्तमान तक का काल है इतिहासकारों का काल। ठीक है, रासो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? रासो। ख्यात इसमें विस्तृत इतिहास का वर्णन होता है। किसमें? ख्यात में। वात इसमें संक्षिप्त इतिहास का वर्णन होता है। प्रकाश किसी शासक या राजवंश विशेष पर लिखी गई रचना प्रकाश कहलाती है। दुआ वेद अरबी फारसी शब्दों के संग्रहण से लिखित रचना दुआ वेद कहलाती है। मरसा क्या होती है? मृत्यु जानकारी संबंधित रचना जो होती है उसे मरसिया कहा जाता है। वचनिका किसी शासक की युद्ध उपलब्धियों का वर्णन जिसमें किया जाता है उसको वचनिका कहते हैं। प्राचीन साहित्य या वीर गाथाओं का काल। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना किसे माना जाता है? भारतेश्वर बाहुबली को। और इसके लेखक कौन है? बज्रसेन सूरी। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी माना जाता है विश्रांत प्रवास को। लेखक है शिवचंद्र भारतीय। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक माना जाता है केसर विलास को। लेखक है शिवचंद्र भारतीय। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है कनक सुंदरी को। लेखक इसका शिवचंद्र भारतीय। राजस्थानी भाषा का प्रथम 12 मासा ग्रंथ कौन सा है? नेमिनाथ 12 मासा। लेखक कौन है इसके? पालन। आधुनिक राजस्थान की काव्यकृति किसे माना जाता है? बादली को। इसके लेखक कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को पिंगल साहित्य का मिश्रित ग्रंथ माना जाता है और इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। 69 सर्गों में या अध्यायों में विभाजित है पृथ्वीराज रासो। 12वीं सदी में लिखा गया था और वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में ये रखा हुआ है। अन्य नाम इसका क्या है? बालिद। इसमें पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन किया गया पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो के इसमें
जो 3 भाग बताए गए हैं, 8 भाग चंद्रोदय संबंधित, 6 भाग राजाबाई संबंधित, 4 भाग जलन संबंधित है। जलन ने इसको पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ठीक है। पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक कौन है? जयानक भट्ट। और इसमें पृथ्वीराज तृतीय के युद्धों एवं विजयों का वर्णन मिलता है। किसमें? पृथ्वीराज विजय में। और लेखक कौन है? जयानक भट्ट। बिसलदेव रासो, इसके लेखक कौन है? नरपति नाल है। इसमें बिसलदेव व राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है बिसलदेव रासो में। ललित विग्रहराज, इसके लेखक है सोमदेव। और ललित विग्रहराज में इंदुमती विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। मानचित्र रासो, इसमें कवि नरोत्तम किसके लेखक है? और मानचित्र रासो के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध का प्रमुख कारण प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करना था। ये यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किस ग्रंथ के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध का प्रमुख कारण प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करना था। मानचित्र रासो के अनुसार लेखक कौन है? कवि नरोत्तम। सुजान सिंह रासो, लेखक कौन है? जोगीदास। इसमें बीकानेर शासक सुजान सिंह का इतिहास उल्लेखित है। छत्रपति रासो, लेखक कवि छंगाणी। छत्रपति रासो में नागौर शासक अमर सिंह राठौड़ एवं बीकानेर शासक करण सिंह के मध्य 1644 में हुए मतिरेरीराड युद्ध का वर्णन मिलता है। कयाम रासो, अन्य नाम इसके क्याम नियामत खां, कवि जान और फतेहपुर सीकर में है। इस ग्रंथ कयाम रासो ग्रंथ में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख में भी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। कयाम रासो ग्रंथ में गुगाजी के वंशज करम सिंह का फिरोज शाह तुगलक के काल में धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। गुगाजी के वंशज थे करम सिंह और इन्होंने फिरोज शाह के काल में धर्म परिवर्तन किया था कयाम रासो ग्रंथ के अनुसार। कुमान रासो ग्रंथ के लेखक है दलपत विजय। कुमान रासो ग्रंथ के लेखक है दलपत विजय और इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वह इतिहास वर्णित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रथम विदेशी आक्रमण मामू का हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? मामू का। और विजयपाल रासो, इसके लेखक कौन है? नल्ले सिंह। इस ग्रंथ में करौली शासक विजयपाल सिंह का इतिहास लिखा हुआ है विजयपाल रासो में। प्रताप रासो, लेखक इसके चाचक जीवन और इसमें अलवर शासक प्रताप सिंह का इतिहास वर्णित है। रण रासो, इसके लेखक कौन है? दयाल दास और इसमें करण सिंह का इतिहास वर्णित है। हमीर रासो, इसमें रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव का इतिहास वर्णित है। सगत रासो, सगत रासो के लेखक कौन है? गिरधर आसिया और इसमें मुख्यतः राज सिंह का इतिहास वर्णित है। किसमें? सगत रासो में। और सगत रासो मेवाड़ के इतिहास संबंधित ग्रंथ माना जाता है। लेखक कौन है? गिरधर आसिया। लक्ष्मणगढ़ रासो, लेखक कौन है? कुशाल और इस ग्रंथ में अलवर शासक एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। शत्रुसाल रासो, शत्रुसाल रासो, इसमें बूंदी शासक शत्रुसाल का इतिहास वर्णित है। बिन्नी रासो, इसमें इसके लेखक कवि महेश दास और बिन्नी रासो में अलवर शासक अर्जुन गौड़ की वीरता का वर्णन मिलता है। जवान रासो, सीताराम रत्नु, इसमें बोराज के खंगोरात एवं मराठों के मध्य हुए 18वीं सदी के युद्ध का वर्णन मिलता है। रतन रासो, कुंभकर्ण, इसमें जालोर व जोधपुर के राठौड़ शासकों का इतिहास वर्णित है। रतन रासो में अचलदास श्री वचनिका, इसके लेखक है शिवदास गार्डन और अचलदास श्री वचनिका में ओसांग शाह और गागरोन शासक अचलदास खींची के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। डोला मारूरा दुआ, लेखक कवि कलोल और डिंगल साहित्य का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है डोला मारूरा दुआ। इसमें भविष्य की गाथाओं का वर्णन मिलता है। पद्मनाभ, पद्मनाभ जालोर शासक अखिराज के दरबारी विद्वान थे और प्रमुख रचनाएं इनकी कानड़दे प्रबंध। पद्मावती मौलक मोहम्मद जायसी ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण रानी पद्मावती को पाने के लिए किया था। बाकीदास आसिया, इनका जन्म हुआ था भांडावास गांव बाड़मेर में और बाकीदास जासिया जो है जोधपुर शासक मानसिंह के दरबारी विद्वान और काव्य गुरु थे। बाकीदास आसिया की प्रमुख रचनाएं सुर छत्तीसी, सिही बत्तीसी, दातार बावनी,
बाकीदास री बाता और बाकीदास री ख्यात। वीरबाणु रत्नु इनका जन्म हुआ था गड़ोई गांव में, और वीरबाण रत्नु ने राजरूपक नामक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में जोधपुर शासक अभय सिंह एवं गुजरात शासक बुलंद खां के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ में? राजरूपक ग्रंथ में। लेखक कौन है? वीरबाण रत्नु। और इस युद्ध में अभय सिंह विजयी रहे थे। करणिदान कविया और इनका प्रमुख ग्रंथ है सूरज प्रकाश। ईश्वरदास जन्म स्थान इनका बाड़मेर। प्रमुख रचनाएं इनकी हरिदास, हाला, जालारी, कुंडलिया। नागिरदास मूल नाम क्या है इनका? सावंत सिंह। बनी ठणी इनकी प्रेमिका थी और इनकी प्रमुख रचना नागर समुच्चय। महेश ददवाड़िया जन्म स्थान इनका मेड़ता नागौर और प्रमुख रचना है राम रासो। आसिया मोड़ जी प्रमुख ग्रंथ पाबू प्रकाश है, और इस ग्रंथ में पाबू जी का अन्य नाम पोरासस बताया गया है। पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है आसिया मेड़ जी का है, और पाबू प्रकाश में पाबू जी का अन्य नाम क्या बताया गया है? पोरासस बताया गया है। कवि मुरारीदान ये सूर्यमल मिश्रण के पुत्र थे, और कवि मुरारीदान ने अपने पिता द्वारा रचित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किया था। कवि मुरारीदान ने यशोभूषण ग्रंथों की रचना भी की है। केशवदास गार्डन प्रमुख रचना इनकी गजर रूपक। अन्य मध्यकालीन साहित्य हम देखते हैं तो साहित्य और साहित्यकार हमीरठ के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के नयन चंद्र सूरी। हमीर प्रबंध के कैलाश अमृत। और दयालदास री ख्यात लेखक कौन है इसके? दयालदास। बीकानेर शासक रतन सिंह के दरबारी कवि थे कौन? दयालदास। और दयालदास री ख्यात को बीकानेर राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं। आधुनिक साहित्यकार देखते हैं हम विजयदान देता। जन्म हुआ था विजयदान देता का बोरुंदा जोधपुर में, और विजयदान देता को राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। विजयदान देता की प्रमुख ग्रंथ है बातारी फुलवारी, टेडेराव, रुख अलेखू हिटलर। इनको 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2011 में राव सिया अवार्ड, 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। विजयदान देता रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर के सह संस्थापक माने जाते हैं। रूपायन संस्था बोरोदा की स्थापना 1960 में कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी, और रूपायन संस्थान के द्वारा मरुचक्कर व लोक संस्कृति नामक पत्रिका जारी की जाती है। मरुचक्कर लोक संस्कृति नामक पत्रिका किसके द्वारा जारी की जाती है? रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर के द्वारा। संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। और सह संस्थापक कौन है? विजयदान देता। इस संस्था का मुख्य कार्य क्या है? लुप्त हो रही राजस्थानी कलाओं का संरक्षण करना। ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे आज का वीडियो मुझे रोकना पड़ेगा। काफ़ी वीडियो ये हो चुका है, लगभग पौन घंटे का वीडियो हो गया है, 2.25 घंटे का। ठीक है। और इसका आगे का वीडियो नेक्स्ट डे में या फिर अगली बार रिकॉर्ड कर पाऊँगा, उसके बाद में अपलोड कर पाऊँगा। इस वीडियो को मेरे को यहीं पे रोकना पड़ेगा। मित्रों मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई है बिल्कुल आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आप आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं या फिर इनका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा सहयोग करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके, अधिक से अधिक लाइक और कमेंट्स करके, आप जब मेरे को लगेगा कि हाँ अब मेरी मेहनत मुझे मिल गई है मोटिवेशन के रूप में, उस समय पर मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे जो होता है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक मित्रों, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।